एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशान। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, देन हम उसको ASP.NET Core 7 वेब API के साथ इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या काम करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन एंड रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन, वो कैसे ASP.NET Core 7 वेब API में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ समझने वाले हैं, देन प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो अगर आपको JWT ऑथेंटिकेशन की डेप्थ में वीडियो चाहिए तो आप लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, देन मैं उस वीडियो का URL भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स की बात कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, देन ऑथोराइजेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम यूजर को वैलिडेट करते हैं। लेट्स से कि कोई हर एक एप्लीकेशन में एक लॉगिन पेज होता है जहां पे कोई भी यूजर अपना आईडी एंड देन पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ट्राई करता है। वही दोनों जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है सर्वर साइड पे वैलिडेट होता है कि क्या इस यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ कोई यूजर एग्जिस्ट है। अगर है तो हम उसको एक टोकन जनरेट करके रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब हमने यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया है कि आप हमारी ऐप को यूज कर सकते हैं। एंड देन उस सेम यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हम क्या काम कर देंगे, उसको एरर या एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग होती है ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन में किसी एक यूजर के लिए प्रिविलेज चेक करते हैं, राइट। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर यूजर का क्या रोल है एंड देन वो किस किस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकता है। सो इसका एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, सपोज कीजिएगा कि हमारे पास एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, जहां पे हमने कुछ कुछ फंक्शनैलिटी या मॉड्यूल्स दिए हुए, लाइक आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, आप कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्टिंग्स देख सकते हैं। पर क्या हुआ कि अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बना दिया। अब मैं नहीं चाहता कि कोई एक बंदा सारे मॉड्यूल को यूज कर पाए। तो लेट्स से कि एक बंदे की जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ इन्वेंट्री पे काम करेगा, तो मैंने उसको सिर्फ इन्वेंट्री मॉड्यूल का एक्सेस दे दिया। एक रोल था जो मैंने इन्वेंट्री मॉड्यूल के लिए बनाया और उस यूजर को मैंने वो रोल असाइन कर दिया। तो वो यूजर जब भी हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा एंड देन उसके पास लेट्स से कि एक इन्वेंट्री मॉड्यूल का ही रोल था, ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ उसको इन्वेंट्री मॉड्यूल ही एक्सेस होगा, वो बाकी फंक्शनलिटीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पे रोल डिफाइन कर लेते हैं, देन यूजर्स को वो रोल असाइन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिएगा हमने एक इन्वेंट्री के लिए रोल बना लिया, एक हमने बना लिया फुलफिलमेंट के लिए, एक हमने बना लिया ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, एक बना लिया कैटलॉग के लिए। लेट्स से हम चाहते हैं कि कोई बंदा कैटलॉग और ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम करेगा तो उसको दो रोल असाइन कर देंगे। एंड देन हमने एक बना लिया एडमिन रोल, ठीक है। लेट्स से वहां पे कोई भी मैनेजर होगा तो क्या काम करेगा, उस मैनेजर को हमने सारे के सारे रोल असाइन कर दिए। इवन अगर हमने एडमिन रोल दिया तो एडमिन का मतलब सारे रोल असाइन करने हैं। इसका मतलब जो मैनेजर होगा वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकता। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, JWT ऑथेंटिकेशन एंड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, इसको समझने वाले हैं कि हम अपनी ASP.NET Core 7 वेब API में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए हम SQL सर्वर को एज ए डेटाबेस यूज करेंगे एंड देन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ORM को भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या काम करना है, विजुअल स्टूडियो 2022 में एक ASP.NET Core वेब API टेम्पलेट को यूज कर लेना। फिर मेरे पास कुछ NuGet पैकेजेस हैं जिनको मेरे को इंस्टॉल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SQL सर्वर, जो कि SQL सर्वर डेटाबेस के लिए, टूल्स जो आपका माइग्रेशन के लिए होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो कि ORM है, एंड देन जो ऑथेंटिकेशन होता है उसके लिए हमें Microsoft.ASP.NET.Core.authentication.jwt इस पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वेब एपीआई प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी है तो हम इसको क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं हम JWT ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। .NET 7 को सिलेक्ट कर लिया एंड देन क्रिएट। सो ये हमारा क्या काम कर देगा, एक बेसिक जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है उसको क्रिएट करके हमें दे देगा। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास इसने बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें दे दिया। अब हमें क्या काम करना है, जो हमारे पैकेजेस थे उनको हमें इंस्टॉल करना है। तो आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाके आप जाएंगे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे। मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे जैसे ही जाएंगे आपको एक पैकेज मैनेजर कंसोल की विंडो ओपन हो जाएगी। आप ब्राउजर पे जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे पैकेजेस सर्च करने हैं। पहला है SQL सर्वर, ठीक है, तो मैं SQL सर्वर पे गया एंड देन हमने इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है, स्टेबल वर्जन, हम उसी को यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है।
अब मैं सेकंड पैकेज पे जाता हूँ, ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सो सेकंड वन है मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेता है। उसके बाद जो थर्ड पैकेज है वो है हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये रहा। तो हमने जो माइग्रेशन, सिक्वल सर्वर मैपिंग और ओआरएम के लिए पैकेज थे वो हमने इंस्टॉल कर लेते हैं। फोर्थ वन जो हमारा बचता है वो बचता है जेडब्ल्यूटी टोकन के लिए, ठीक है, सो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं यहाँ पे JWT बियर, ठीक है, तो हमारा पैकेज यही था microsoft.asp.net core.authentication.jwt बियर, और इसको एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पैकेज यही था, इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो चारों पैकेजेस हैं, जो रिक्वायर्ड पैकेज थे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड क्लासेस बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चारों पैकेजेस दिखा देता हूँ एक बार। तो आप डिपेंडेंसीज पे जैसे ही जाएंगे, आप पैकेजेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पैकेजेस दिख जाएंगे, ऑथेंटिकेशन.jwt बियर, EF कोर, सिक्वल सर्वर, टूल्स, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड होते हैं जो टेम्पलेट के साथ इंस्टॉल होके आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फोल्डर मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम इंटरफेसेस, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सर्विसेज, एंड देन द नेक्स्ट फोल्डर इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम मॉडल्स फोल्डर पे जाते हैं एंड देन अपनी जो रिक्वायर्ड क्लासेस है उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम यूजर के लिए। तो अब यूजर क्लास की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजर क्लास में हमारा होना चाहिए पब्लिक इंट आईडी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगी पब्लिक स्ट्रिंग नेम। थर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं यूजर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, एंड देन द फोर्थ वन इज पासवर्ड, ठीक है। तो हमने अपने यहाँ पे यूजर क्लास को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम एक क्लास और बना लेते हैं यहाँ। उस क्लास का नाम दे देते हैं हम रोल, ठीक है। अब रोल में क्या काम करना है, सिंपली पब्लिक इंट आईडी गेट सेट, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट एंड सेट। सिर्फ मैं भी दो ही चीजें रख लेता हूं, ठीक है। एंड देन एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता है कि हम वो रोल भी किस लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर एंड रोल की मैपिंग को डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज अ यूजर कैन कंटेन मल्टीपल रोल एंड अ रोल कैन बी सेम फॉर मल्टीपल यूजर्स। तो इसी के लिए मैं क्या काम करने वाला हूं, यहाँ पे एक टेबल और बना लेता हूँ, आई मीन एक क्लास और डिफाइन कर लेता हूँ, ऐड क्लास, और इसका नाम दे देता हूँ मैं यूजर रोल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा मेरा, सिर्फ मैं पब्लिक इन आईडी सेट एंड देन पब्लिक, उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इंट, और यहाँ पे मेरा आ गया यूजर आईडी, एंड देन फिर आ गया मेरा रोल आईडी, पब्लिक इंट रोल आईडी, ठीक है।
तो यहाँ पे एक टेबल में हमने अलग से मैपिंग को मेंटेन कर लिया। ये मैनी टू मैनी मैपिंग अगर मैं यूजर में लिस्ट ऑफ रोल्स डाल देता या रोल में लिस्ट ऑफ यूजर्स डाल देता तब भी वो थ्रेड टेबल क्रिएट कर देता, बट मैंने क्या काम किया, यहाँ पे अलग से इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ, राइट, दैट इज एम्प्लॉय क्लास। तो मैं कहूंगा कि जो वैलिड यूजर होगा वही एम्प्लॉय क्लास आई मीन एम्प्लॉय के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या काम करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी, एंड देन द लास्ट वन इज पब्लिक स्ट्रिंग पोजीशन, ठीक है। तो हमने अपनी ये 4 क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं इंटरफेसेस पर, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरा इंटरफेसेस फोल्डर था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 इंटरफेस क्रिएट करने वाला हूँ। बिकॉज मैं क्या काम करने वाला हूँ, दोनों जो मेरा यूजर एंड रोल है उनके लिए एक, एंड देन एम्प्लॉय के लिए अलग से एक यहाँ पे रिपोजिटरी बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को इंटरफेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया एंड देन मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम में हम इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस का नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट आई ऑथ सर्विस, ठीक है। एक सेकेंड इंटरफेस और बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ आई एम्प्लॉय सर्विस, ऐड न्यू आइटम एंड इट्स नेम इज आई एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। मैं क्या काम कर लेता हूँ, उनमें मेथड्स को डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, जो इंटरफेसेस बनाए हैं इनमें ना कुछ मेथड्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये 2 मेथड्स डिफाइन करने वाला हूँ आपके आई ऑथ सर्विस इंटरफेस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गया एंड देन ये 2 मेथड्स को डिफाइन कर दिया कि मैं क्या काम करूंगा, एक तो यूजर ऐड करूंगा, ठीक है। ऐड यूजर करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, यूजर टाइप की एक रिक्वेस्ट भेजूंगा उसको, ठीक है। एंड देन जो क्या काम करेगा, यूजर कोई मेरे को रिटर्न कर देगा। सेकंड जो मेथड होगा एक लॉगिन मेथड होगा, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, लॉगिन रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा एंड देन जो मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि जब भी वो लॉगिन करेगा एंड देन लॉगिन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट सही है एंड देन वो एग्जिस्टिंग यूजर है, तो हम उसको एक स्ट्रिंग टाइप का JWT टोकन जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जो लॉगिन रिक्वेस्ट मॉडल है उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी उसको एक मॉडल फोल्डर में ही क्रिएट कर ले रहा हूं। तो ऐड क्लास और इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, 2 फील्ड ले लेने वाला हूँ बस, पब्लिक स्ट्रिंग हो गया मेरा यूजर नेम एंड द सेकेंड वन इज पासवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, लॉगिन करने के लिए यही 2 चीजें चाहिए होती है, यही 2 चीजें मैं क्या काम करूंगा, पोस्टमैन से या स्वैगर से यहाँ पे सेंड कर दूंगा इस एपीआई के लिए। अब हमने क्या काम किया, हम जाते हैं तो आईओ सर्विस में मैंने दोनों मेथड्स को डिफाइन कर दिया। अब आई एम्प्लॉय सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, सिर्फ 2 ही मेथड डिफाइन करने वाला हूँ। अगर आपको पूरा इसको डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने सारे के सारे क्रूड ऑपरेशंस मेथड को यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मेथड डिफाइन किए हैं एम्प्लॉय सर्विस में, एक तो सारे के सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स को गेट करने के लिए एंड द सेकंड वन इज किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब हमें जाना है कॉन्टेक्स्ट क्लास में। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम दे देते हैं JWT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या काम करना पड़ता है, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर मैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्ट जो मेरा इसका क्लास का नाम है JWT कॉन्टेक्स्ट, उसको पास कर देता हूँ। देन इसको नाम देता हूँ ऑप्शंस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम बेस कीवर्ड के साथ बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं एंड देन उसमें पैरामीटर पास कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लिया।
अब इससे अलग हम क्या काम करते हैं, आपको जिन क्लासेस से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है, राइट, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, वहां पे जाके जो डीबी सेट प्रॉपर्टीज के साथ ना उन क्लासेस को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, पब्लिक डीबी सेट, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दे दिया, जैसे कि फर्स्ट आ गई मेरी यूजर। ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया यूजर्स, गेट एंड सेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या काम कर लेता हूँ, कंट्रोल डॉट करेंगे एंड देन यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड कर देते हैं। सेकंड जो है मेरा पब्लिक, फिर से डीबी सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे रोल, इसको हमने नाम दे दिया गेट सेट। थर्ड वन जो हमारी है वो है पब्लिक डीबी सेट यूजर रोल, और इसको हम नाम दे देंगे यूजर गेट सेट। जो हमारी लास्ट है उसका नाम दे देंगे हम पब्लिक डीबी सेट, यहाँ पे उसका नाम हो गया एम्प्लॉय, एंड देन इसको मैं बोल दूंगा एम्प्लॉयज के नाम से वो टेबल को मेरी जनरेट कर दे। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे अपनी चारों टेबल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्यों, हाँ ठीक है, कोई और एक्सेप्शन नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्लास को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम जाएंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्लास में। तो ये क्लास ना आपकी मेनली कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। ठीक है, तो जो डेटाबेस होता है उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और जो JWT टोकन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को नोट डाउन किया हुआ है, यहीं से जाके हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गई मेरी कनेक्शन हिस्ट्री। सो यहां से हम कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं, एंड देन हम इसको क्या काम करेंगे, अपनी जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है वहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सही से कॉपी नहीं हुआ तो मेरे को इसको दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, एंड देन पेस्ट इट हियर। यहाँ पे क्या हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डेटाबेस के नाम से एक की होती है। मैं लोकल होस्ट सिक्वल एक्सप्रेस को यूज कर रहा हूं ताकि जो डेटाबेस है वो मेरे लोकल सिस्टम पे क्रिएट हो, एंड देन डेटाबेस का नाम होगा JWT Auth। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या काम करना है, जो JWT का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसको भी मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो JWT के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, एक तो की जो कि आपकी सेक्रेट की होती है। ठीक है, जो कि जो JWT टोकन होता है उसको वैलिडेट करती है। फिर इश्यूअर, ये उस वेब सर्वर को रिप्रेजेंट करता है जो आपके टोकन को इशू करता है या जनरेट करता है। देन ऑडियंस, ये आपके रिसिपिएंट को रिप्रेजेंट करता है। देन दिस इज ए सब्जेक्ट, दैट इज JWT सर्विस एक्सेस टोकन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या काम किया था, हमने यहाँ पे इंटरफेसेस बना लिए। ठीक है, हमने अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास बना ली, क्लासेस बना ली। अब हमें जाना है सर्विसेज पे। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय सर्विस को, ऐड न्यू आइटम एंड इट्स अ क्लास। सो हम इसको बोल देते हैं एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, अब हम क्या काम कर लेते हैं, इस एम्प्लॉय सर्विस क्लास में सबसे पहले आई एम्प्लॉय सर्विस इंटरफेस को इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट कर लेते हैं तो इसके मेथड को हमें क्या काम करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एम्प्लॉय सर्विस पे जाता हूँ, एक बार इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डॉट करते हैं एंड देन इंप्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मेथड्स के नेम आ गए। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने से पहले हम प्राइवेट रीड ओनली टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली, जो कि हमारा JWT कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा, JWT कॉन्टेक्स्ट, एंड देन इसका नाम देता है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सर्विस ही आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है सारे क्यूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। एंड देन यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देता है, JWT कॉन्टेक्स्ट। अभी ध्यान दीजिएगा, हमने अपनी Program.cs फाइल में कुछ भी काम नहीं किया। तो हम जितनी भी सर्विसेज बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, या
उन सबको हमें क्या काम करना पड़ता है, जो आपकी program.cs क्लास होती है वहां पे IOC कंटेनर में हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले बाकी काम कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम वहां पे अपनी सारी सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट वेरिएबल था उसको कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या है, इसको एक बार हटा देता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा एड एम्प्लॉय मेथड है वो एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट को पास करेगा एंड देन हमें उसको वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन लेट्स से वेयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट एड। ठीक है, एंड देन एड में हम क्या काम करेंगे, उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, डेटाबेस में चेंजेस को सेव कर दिया एंड देन उसके बाद रिटर्न एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय डॉट एंटिटी को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे पास जो न्यूली एडिड ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे एंटिटी में होता है। तो फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। सेकंड मेथड पे जाते हैं। सेकंड मेथड क्या काम करेगा, वेरिएबल एम्प्लॉयज, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज है हमारे डेटाबेस में उन सबको रिटर्न करने वाला। सो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज एंड देन डॉट टू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे को लिस्ट को रिटर्न करना एंड देन रिटर्न एम्प्लॉयज। तो ये दोनों यहाँ पे मेथड्स भी मैंने लिख दिए हैं। अब क्या काम करना है, आईओथ सर्विस के जो मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने से पहले मेरे को एक काम और करना है। ठीक है, वो काम क्या है कि मेरे को माइग्रेशन करना है। और माइग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, टूल्स पे जाते हैं, टूल्स पे जाके आप जाएंगे NuGet पैकेज मैनेजर पे, यहाँ पे जाना होता है पैकेज मैनेजर कंसोल पे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो रखा है एंड देन आपको दो कमांड रन करनी होती है। फर्स्ट कमांड होती है एड हाइफन माइग्रेशन एंड देन माइग्रेशन का नाम लेट्स से मैंने दे दिया फर्स्ट। ठीक है, सो वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइलेबल है या नहीं, उसमें कोई कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। एंड देन अगर आपकी बिल्ड सक्सीड हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या काम करता है, एक स्नैपशॉट जनरेट कर देता है। स्नैपशॉट होता है आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है एंड देन दैट डिफाइंस की कौन कौन सी टेबल आपकी जनरेट होनी है डेटाबेस में, या अगर कुछ एग्जिस्टिंग टेबल थी जो ऑलरेडी जनरेट हो गई थी तो उनके लिए आपको जो कुछ कॉलम्स थे उनमें ऐड करने हैं या रिमूव करने। तो इसने क्या काम कर दिया, उसने हमारे को एक एरर दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, ऑथ सर्विस को इंप्लीमेंट करने से पहले हम पहले माइग्रेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जो कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई थी उसको Program.cs में बिल्डर यानी कि जो आपका IOC कंटेनर होता है उसमें रजिस्टर करना होता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे जो हमारी Program.cs क्लास है, ठीक है, सारा कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होता है, तो हम यहाँ पे उसको रजिस्टर कर देते हैं। तो सिंपल बाई बिल्डर डॉट सर्विसेज डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करने के लिए डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसमें आपने अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम दे दिया। फिर से वही लैम्डा एक्सप्रेशन ऑप्शंस इक्वल्स टू ऑप्शंस, उसके बाद हम क्या यूज करें, हम सीक्वल सर्वर यूज करें तो डॉट यूज सीक्वल सर्वर। उसके बाद सीक्वल सर्वर में क्या चाहिए, उसको एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो हमने बोल दिया कि बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है जो आपकी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल होती है वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कर लो एंड देन उसके अंदर डेटाबेस के नाम से एक की है, उसके अंदर आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू है वो पड़ी है, उसको वहां से रीड कर लो। तो हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं, अपना माइग्रेशन की जो फर्स्ट कमांड है उसको रन करते हैं। तो एड हाइफन माइग्रेशन एंड देन माइग्रेशन का नेम। तो ये सबसे पहले क्या काम करेगा, आपके कोड को बिल्ड करता है। अगर बिल्ड सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देता है, जिसके बेसिस पे क्या काम करता है, आपकी टेबल्स को क्रिएट करेगा या मॉडिफाई करेगा। सेकंड कमांड होती है आपकी अपडेट हाइफन डेटाबेस। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो एक स्नैपशॉट जनरेट होता है उसके बेसिस पे सारी की सारी क्वेरीज को वहां पे डेटाबेस में परफॉर्म कर देता है एंड देन जो आपकी डेटाबेस बनना होता है, टेबल्स बननी होती है, उन सबको वहां पे जनरेट कर देता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, डेटाबेस पे एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि एक JWT ऑथ के नाम से हमारा डेटाबेस बन गया होगा। तो JWT ऑथ के नाम से एक डेटाबेस बन गया है एंड देन उस डेटाबेस में क्या है कि अगर मैं टेबल्स पे जाऊं तो आपको सारी टेबल्स दिख जाएंगी जो मैंने यहाँ पे जनरेट की। देखिएगा dbo.employees, dbo.roles, dbo.user एंड dbo.users। ठीक है, अब हम फिर से अपने कोड पे आ जाते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो आपकी IOth सर्विस इंटरफेस था इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, करना पड़ेगा, OAuth सर्विस को इंप्लीमेंट करने से पहले ना IOth सर्विस इंटरफेस पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मेथड डिफाइन किए थे, राइट, एड यूजर
एंड देन लॉगिन। तो यहाँ पे ना मेरे को दो मेथड और डिफाइन करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज जो मेरा होगा रोल टाइप का, ठीक है, कि मेरे को कोई भी एक रोल ऐड करना है, ठीक है, जो कि रोल टेबल में ऐड होगा, ठीक है। तो मैंने उसका नाम दे दिया ऐड रोल। एंड देन हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक रोल टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरा एक मेथड और होगा, ठीक है, जब रोल को यूजर को असाइन करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे लेट्स से मैं रिटर्न कर देता हूँ बूट, ठीक है, एंड देन इसका नाम दे देता हूँ असाइन रोल टू यूजर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या काम करना पड़ेगा, तो मेरे को ना इसके लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से एक मॉडल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूँ, ऐड क्लास, ठीक है, एंड देन उस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं असाइन ऐड यूजर रोल, ठीक है। तो यूजर रोल क्लास में मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे दो चीजें ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी पब्लिक, और यहाँ पे आ गई कि इंट यूजर आईडी, ठीक है, गेट एंड सेट। सेकंड में क्या काम कर लेता हूँ, क्योंकि एक यूजर को मैं एक टाइम पे क्या काम कर सकता हूँ, मल्टीपल रोल असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पब्लिक, यहाँ पे होगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इसका नाम हो गया रोल आईडीज, एंड देन गेट सेट। तो मैं क्या काम करूंगा, एक यूजर आईडी भेज दूंगा, उसके साथ जो जो रोल मैंने ऑलरेडी ऐड किया है उनकी आईडी भेज दूंगा, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, उन सबको वहां पे ऐड कर देगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, हमने ये मेथड फिर से जाते हैं इंटरफेस पे उसको सही करना। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ऐड यूजर रोल टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है, एंड देन वहां पे बूल रिटर्न कर दे रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो ऐड भी हो गया मेरा या ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, और सर्विस पे जाते हैं, जो हमने सर्विस क्लास बनाई थी, ठीक है, नहीं हमें सर्विस क्लास बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सर्विस फोल्डर पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, एंड देन हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, दैट इज ऑथ सर्विस, ठीक है। ऑथ सर्विस क्लास में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे गए, सबसे पहले तो हम प्राइवेट रीड ओनली टाइप का एक वेरिएबल ही ले लेते हैं, प्राइवेट रीड ओनली JWT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड इसको नाम देते हैं अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम क्या काम कर लेते हैं, जो JWT कॉन्टेक्स्ट है इसको पास कर लेते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे इसको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, जो हमारे चारों मेथड्स हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले इंटरफेस को इनहेरिट कर लेता है। सो आई ऑथ सर्विस, ठीक है। उसके बाद इसको कंट्रोल लोड करके उस एक्सेप्शन को देख लेते हैं, एरर को, एंड देन हमने क्या काम कर लिया, उस इंटरफेस के जितने मेथड्स थे उन सबको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, जो ऐड यूजर है, ठीक है, इस मेथड को लिख लेते हैं। तो ये क्या काम करेगा, अंडरस्कोर वेरिएबल यूजर एडिड यूजर इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड यूजर, ठीक है, एंड उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या काम कर देते हैं, रिटर्न एडिड यूजर डॉट एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, उसको रिटर्न कर लिया। अब हमारे पास रोल ऐड करने वाला मेथड है, इसको भी सेम एज इट इज इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो वेरिएबल एडिड रोल इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रोज डॉट ऐड, एंड देन यहाँ पे रोल, ठीक है। उसके बाद डेटा को परसिस्टेंट कर देते हैं, डेटाबेस में सेव कर देते हैं, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एडिड रोल डॉट एंटिटी, ठीक है। तो ये मेथड भी हमारा हो गया, ऐड यूजर मेथड हो गया है, ऐड रोल मेथड हो गया। अब बात कर लेते हैं असाइन रोल टू यूजर, ठीक है। जब असाइन रोल टू यूजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में जो हमारी लिस्ट होगी, ठीक है, रोल्स की, उन सबको हमें उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो इसके अंदर यूजर आईडी है उससे पहले चेक कर लेते हैं कि कोई यूजर हमारे पास है भी या नहीं।
So where user equals to underscore context dot users dot single और default, एंड देन सिंगल और डिफॉल्ट में मैं क्या काम करूंगा, एस डॉट id इक्वल्स टू obj डॉट यूजर id, ठीक है। और इफ यूजर इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन, उसमें क्या आ जाएगा कि यूजर इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगर वैलिड यूजर था, ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे रोल्स थे तो उसके लिए एक फॉर लूप चला लेते हैं। सो फॉर ईच, यहां पे ले लेते हैं वेर रोल इन ओबीजे डॉट रोल आईडीज, इसको इंट ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, एक यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ऐड रोल्स की। सो वेरिएबल ऐड रोल्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ ऐड यूजर रोल, ठीक है। नहीं, एक्चुअली हमें ऐड यूजर रोल नहीं चाहिए, मॉडल से में जाता है, हमें चाहिए यूजर रोल, ठीक है। तो जो हमने लिस्ट बनाई वो किसकी बनाई, यहाँ पे यूजर रोल की, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हर एक आईडी के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो वेर यूजर रोल इक्वल्स टू न्यू यूजर रोल एंड देन यूजर रोल डॉट रोल आईडी इक्वल्स टू रोल एंड देन यूजर रोल डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर डॉट आई, ठीक है। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमारी यहाँ पे लिस्ट होती है, ठीक है, वो लिस्ट क्या है हमारी, ऐड रोल्स डॉट ऐड यूजर रोल, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब सारे के सारे हमारे रोल ऐड हो गए। अब हमें क्या काम करना है, इसको डेटाबेस में सेव करना है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एंड आई मीन अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड रेंज अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल्स डॉट ऐड रेंज एंड देन ऐड रेंज में हमारा आ गया यहाँ पे ऐड रोल्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एंड देन यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न ट्रू, ठीक है। या इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ट्राई कैच में। तो ट्राई में हम क्या काम करते हैं, इसको पूरे कोड को लिखते हैं देन ट्रू को रिटर्न कर देते हैं। और अगर इसमें कुछ एरर आती है तो यहाँ पे कैच ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। तो अगर कुछ भी इशू आएगा तो इसका मतलब रोल ऐड नहीं हुआ, तो उस केस में हमने यहाँ पे फॉल्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो एक मेथड बचा है वो बचा है लॉगिन मेथड। सो लॉगिन मेथड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द थिंग इज हमें लॉगिन मेथड में क्या काम करना है, पहले सबसे यूजर के जो क्रेडेंशियल है उनको वैलिडेट करना है, एंड देन अगर यूजर वैलिडेट होता है तो उसके बाद हमें क्या काम करना है, JWT टोकन को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड देन क्रिएट करके उसको क्या काम करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूजर को रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो सबसे पहले इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ जो हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट है, राइट, डॉट यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड जो लॉगिन रिक्वेस्ट हो गया हमारा, लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर हमारे दोनों क्रेडेंशियल सही हैं तो उसके बाद हम चेक करेंगे, एक यूजर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या इस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कोई यूजर एग्जिस्ट करना है। सो वेर यूजर इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट सिंगल और डिफॉल्ट वेयर एस इक्वल्स टू एस डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू लॉगिन रिक्वेस्ट
डॉट यूजर नेम एंड एस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब इफ जो आपका यूजर है वो अगर नल नहीं, क्या काम करना पड़ेगा, एक आई कॉन्फ़िगरेशन टाइप का वेरिएबल और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक रीड ओनली वेरिएबल और ले लेते हैं, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन हम उसको क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी पास कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, एंड देन यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, क्लेम्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि एक लिस्ट ऑफ क्लेम होगी, एंड देन क्लेम होता है जिसमें आप क्या काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक लिस्ट ऑफ क्लेम बना लिया, एंड देन क्या काम किया, हर एक क्लेम के ऑब्जेक्ट बना के मैंने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर दी, एंड देन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्लेम का ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ क्लेम में ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं ईमेल की जगह कर देता हूँ, मेरे को ईमेल चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो यूजर नेम है दैट इज इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या काम करना है, उस यूजर के जितने भी रोल्स थे मेरे को वो सब गेट करना है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ, जो यूजर था, सो वेरिएबल यूजर रोल्स इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल्स डॉट वेयर, क्योंकि हमारा जो रोल है ना वो मल्टीपल हो सकता है, यू इक्वल्स यू डॉट आई यूजर आईडी, यू डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे यूजर डॉट आईडी। ठीक है, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को रोल की जितने भी यूजर रोल आईडीज हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं क्या काम कर लेता हूँ, उनकी आईडीज निकाल लेता हूँ, वेरिएबल रोल आईडीज इक्वल्स टू यूजर रोल्स डॉट सिलेक्ट एस डॉट रोल आईडी डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इन सब आईडीज के अगेंस्ट ना जो रोल्स हैं वो निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, वेरिएबल रोल्स इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट वेयर आर इक्वल्स टू रोल डॉट कंटेन्स रोल आईडीज डॉट कंटेन्स आर डॉट आई डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जो रोल आईडीज थी उन रोल आईडीज से जितने भी रोल्स है वो सारे के सारे मेरे को निकाल के दे दो, एंड देन उसके बाद में क्या काम करूंगा, फॉर ईच एक लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा वेरिएबल रोल इन रोल्स, एंड देन यहाँ पे हर एक के लिए मैं क्या काम कर देता हूँ, क्लेम्स के ऑब्जेक्ट में उसको पुश कर दूंगा। सो इसको ऐसे कर लेता है, क्लेम्स डॉट एड, मैं एक न्यू क्लेम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू क्लेम, एंड इसमें मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले क्लेम टाइप्स होता है, सो क्लेम टाइप्स डॉट, यहाँ पे आया था हमारा रोल। ठीक है, क्योंकि मैं रोल ऐड कर रहा हूँ तो क्लेम टाइप्स डॉट रोल कोमा, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा रोल डॉट नेम। ठीक है, तो इस तरीके से देखेगा। यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि मेरे जितने भी रोल्स थे, ठीक है, वन बाय वन मैंने क्या काम किया, एक एक करके यहाँ पे सारे ही ऐड कर दिया। ठीक है, क्लेम्स तो हमने ऐड कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्या काम कर लेते हैं, टोकन को जनरेट करते हैं। सो टोकन जनरेट करने के लिए मैंने कोड कॉपी किया हुआ, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिएगा लाइन नंबर 80 से सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसको नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको जो कॉन्फ़िगरेशन में आप की ऐड करके रखते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि आपकी एक सीक्रेट की होती है, उसको हमें यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक साइनिंग क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेते हैं। जब भी आपको साइनिंग क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो जो आपकी की है सिक्योरिटी की वो पास करनी होती है, एंड देन सेकंड आपको एल्गोरिदम का नेम पास करना होता है कि आप JWT ऑथेंटिकेशन के लिए किस एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या काम करना होता है, टोकन जनरेट करने के लिए JWT सिक्योरिटी टोकन का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है।
एंड देन इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इश्यूअर पास करना होता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, फिर आपको यहाँ पे ऑडियंस पास करना होता है जो भी कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, फिर आपको क्लेम्स पास करने होते हैं, क्लेम्स दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, जिसने यूजर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखा है, जो हमने क्लेम्स में इंफॉर्मेशन ऊपर ऐड किया। उसके बाद हमें एक्सपायरेशन ऐड करना होता है कि जो टोकन है वो कितनी देर में हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्सपायर में क्या काम कर दिया, डेट टाइम डॉट यूटीसी नो डॉट एड मिनट्स, ठीक है, जब भी टोकन जनरेट होगा अगले 10 मिनट में वो एक्सपायर हो जाएगा। और फिर साइनिंग क्रेडेंशियल में हमने जो साइनिंग क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो ये JWT टोकन क्रिएट होगा हमारा, हम उसको क्या काम करेंगे, JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन उसमें राइट टोकन मेथड का यूज करके उस टोकन को जनरेट कर लेंगे, जो कि हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में टोकन को रिटर्न कर देता है। एंड देन उसके बाद हम ये टोकन को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, जो हमारा ये एल्स पार्ट था, इसका ये इफ पार्ट था यूजर वाला, ठीक है, इसका एक एल्स पार्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे एल्स की अगर यहाँ पे यूजर नल नहीं था तो हम ये सारे काम कर रहे थे, अदरवाइज हम क्या काम करेंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन एंड देन यहाँ पे पास कर देंगे हम यूजर इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या काम करते हैं, ये तो हमारा इस वाले इफ का कैच ब्लॉक एल्स ब्लॉक था। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले इफ ब्लॉक की। तो यहाँ पे अगर लॉगिन नेम और यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट का यूजर नेम और पासवर्ड नल नहीं है, ठीक है, तो हम सारा काम कर रहे थे। बट अगर ये नल होता है तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, सो उस केस में हम यहाँ पे फिर से एक एल्स पार्ट में आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन एंड देन यहाँ पे पास कर देंगे कि यूजर नेम, या यहाँ पे सीधा एरर डाल देते हैं, क्रेडेंशियल्स आर नॉट वैलिड, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 0 एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं बची, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमने यहाँ पे लॉगिन मेथड लिख लिया, ऐड यूजर मेथड लिख लिया है, ऐड रोल मेथड लिख लिया है, ठीक है, यूजर को रोल असाइन करने का मेथड लिख लिया है, एम्प्लॉय सर्विसेज के सारे मेथड लिख लिया है, माइग्रेशन हम कर चुके हैं। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है वो बचा है Program.cs में। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, Program.cs में अपनी सर्विसेज को रजिस्टर करना है एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है कि जो आपका JWT ऑथेंटिकेशन है एंड देन ऑथोराइजेशन, ठीक है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन था उसको भी यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। तो अब उसी को देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे गए एंड देन मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, ठीक है। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज, सर्विसेज में हम ऐड ऑथेंटिकेशन जो मिडिलवेयर होती है उसी मिडिलवेयर में हम अपना कोड राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ऑथेंटिकेशन स्कीम पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोल देते हैं कि हम इस ऑथेंटिकेशन में ऐड JWT बियरर ये मेथड का यूज करके कि हम यहाँ पे JWT टोकन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर उसमें कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हमें यहाँ पे पास करना होता है, लाइक ऑप्शंस जो डॉट जो रिक्वायर्ड HTTP मेटा डेटा उसको मैंने फॉल्स कर दिया है, टोकन को सेव करना है वो ट्रू है। फिर मैं क्या काम कर देता हूँ, जो टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स होते हैं उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के उसमें कुछ डिटेल पास कर देता हूँ। सो वैलिडेट इश्यूअर वो ट्रू होना चाहिए, वैलिडेट ऑडियंस जो है हमारा ट्रू है। फिर जो ऑडियंस और इश्यूअर है इन दोनों को हम क्या काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पास कर देते हैं। एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या काम कर देते हैं, जो इश्यूअर साइनिंग की होती है दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट इन केस ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन, जो आपके JWT टोकन को वैलिडेट करते हैं उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे JWT जो हमने एपसेटिंग.json में JWT के अंदर की में जो वैल्यू डाली थी जो आपकी सीक्रेट की होती है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन ऐड ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर इन योर Program.cs फॉर JWT, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं, क्योंकि हमें ऑथोराइजेशन यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ऐप डॉट ऐड ऑथोराइजेशन उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। सॉरी, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो रखा है, ऐप डॉट यूज ऑथोराइजेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो हमारी सर्विसेज थी, ठीक है, हम उनको भी यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट एंड देन यहाँ पे हम क्या काम कर देते हैं, हम पास कर देते हैं सबसे पहले आई ऑथ सर्विस, आई ऑथ सर्विस
एंड देन यहाँ पे मैं सर्विस का नाम पास कर देता हूँ, दैट इज ऑथ सर्विस। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने जहां जहां पे भी आई ऑथ सर्विस को पास किया है रन टाइम पे, मुझे उसकी जगह ऑथ सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो दूसरी सर्विस थी बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, उसको भी यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं एड ट्रांजिएंट, एंड देन यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, आई एम्प्लॉय सर्विस, एंड देन जहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ रन टाइम पे मुझे एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल जाए। सो यहाँ पे हमने सारा का सारा जितनी भी हमारी सर्विसेज थी उन सबको हमने यहाँ पे क्या काम कर दिया है, आपके आईयूसी कंटेनर में यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या काम कर लेते हैं कि कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें दो कंट्रोलर बनाने हैं, फर्स्ट वन इज ऑथ कंट्रोलर एंड सेकंड वन इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो हम कंट्रोलर पे जाते हैं एंड देन राइट क्लिक करके यहाँ पे दो कंट्रोलर बना लेते हैं। सो फर्स्ट क्लिक ऑन ऐड एंड देन क्लिक ऑन अ कंट्रोलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एपीआई, एपीआई पे जाएंगे एपीआई कंट्रोलर विद रीड एंड राइट एक्शंस। ठीक है, और मैं को इसका नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता है, दैट इज ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, सेकेंड अब कंट्रोलर बना लेते हैं, उसका नाम हम देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो ऐड कंट्रोलर, फिर से वही एपीआई कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शंस, एंड देन इसका नाम हम देने वाले हैं एम्प्लॉयज कंट्रोलर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, दोनों कंट्रोलर को बना लिया। तो सबसे पहले हम ऑथ कंट्रोलर पे जाते हैं। तो ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास चार मेथड है। ठीक है, क्योंकि जो चार एपीआईज है, मतलब चार के चार मेथड्स को मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड है मेरा जो है वो लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन मेथड को सबसे ऊपर लिख लेता हूँ मैं, और वो लॉगिन मेथड कौन सा है मेरा, HTTP पोस्ट ही होगा वो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ लॉगिन। और लॉगिन मेथड क्या काम करता है, वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली आई ऑथ सर्विस ऑथ। ठीक है, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर में मैं आई ऑथ सर्विस को पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसका नाम दे देता हूँ ऑथ। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन मेथड के अंदर मैं क्या काम करूंगा, एक तो मेरे को लॉगिन रिक्वेस्ट चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या काम कर लिया, लॉगिन रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका मैंने नाम ले लिया ओबीजे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ वेर टोकन इक्वल्स टू अंडरस्कोर ऑथ डॉट लॉगिन, एंड देन लॉगिन के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। एंड देन फिर मैं क्या काम कर देता हूँ, इस टोकन को रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो पहला मेथड है वो लिख लिया। ठीक है, सेकंड जो मेरा मेथड है, हम फिर से जाते हैं उस सर्विस में, वो क्या है, ऐड यूजर। ठीक है, तो अब ऐड यूजर मेथड को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए, जो सेकंड यहाँ पे हमारी एक पोस्ट एपीआई ऑलरेडी है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम, यूजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन इसका नाम हो गया ऐड यूजर, एंड देन जो फ्रॉम बॉडी है ना, ये मेरे को ऊपर भी डालना है। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम बॉडी से मेरे को क्या मिलेगा, लॉगिन टाइप का यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो ऑब्जेक्ट मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे गया ऐड यूजर मेथड पे, यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेरे को यूजर टाइप का एक यूजर ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे गया वेर एडिड यूजर इक्वल्स टू अंडरस्कोर ऑथ डॉट एड यूजर, एंड देन ऐड यूजर के अंदर मैंने क्या काम किया, यूजर को ऑब्जेक्ट पास कर दिया, वो उसको ऐड करके यूजर को रिटर्न कर देगा। एंड देन हम क्या काम कर देंगे, इस एडिड यूजर को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो सेकंड जो मेथड है वो भी मेरा लिखा गया। थर्ड जो मेथड है वो भी मेरा HTTP पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी HTTP पोस्ट कर देते हैं, एंड देन इसका नाम रख देते हैं ऐड रोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या काम करेगा, रोल के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल, एंड देन इसका नाम भी ले लेते हैं रोल, एंड देन हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल
एडिड रोल इक्वल्स टू अंडरस्कोर ऑथ डॉट एड रोल, एंड देन इसके अंदर हमने रोल को ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, एंड देन हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न एडिड रोल। ठीक है, तो हमने ये वाला मेथड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ मेथड की, दैट इज, एक बार फिर से दिखा देता हूँ उस सर्विस में, वो है हमारा असाइन रोल टू यूजर। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं, तो फिर से हम कंट्रोलर पे आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्थ मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, जो हमारा बूल रिटर्न करेगा जिसका मेथड का नाम है असाइन रोल टू यूजर, यहाँ पे भी हमें फ्रॉम बॉडी से ही एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम फ्रॉम बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, और वो होगा ऐड यूजर रोल टाइप का, इसका नाम ले लेते हैं यूजर रोल। ठीक है, अभी क्या काम करेगा, यहाँ पे वेयर एडिड यूजर रोल इक्वल्स टू अंडरस्कोर ऑथ डॉट एड असाइन यूजर रोल। ठीक है, असाइन रोल टू यूजर, और उसके अंदर हम क्या काम करेंगे, जो यूजर रोल ऑब्जेक्ट था उसको पास कर देंगे, एंड देन रिटर्न कर देंगे एडिड यूजर रोल। ये एक बूल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दिया है, एंड देन जो इसका टाइप है वो भी हमारा HTTP पोस्ट ही होगा। तो मेरी यहाँ पे जो चारों APIs हैं वो चारों पोस्ट API हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लास्ट वाली API थी, ठीक है, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, एंड देन जो ये कमेंट्स थे मैं उनको भी डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इन कमेंट्स की भी मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी जो चारों यहाँ पे पोस्ट API थी वो मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक यूजर को ऐड करेंगे, फिर रोल ऐड करेंगे, फिर रोल को यूजर को असाइन करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, एंड देन लॉगिन करते टाइम हमें वो जो टोकन जनरेट होगा उस टोकन के अंदर हमें वो रोल भी मिल जाता है। क्लियर, अब हम क्या काम करते हैं, आ जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या काम करना है, सिर्फ 2 API रख के बाकी सबको मेरे को यहाँ पे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो एक तो हम गेट API रख लेते हैं, एक हम पोस्ट रख लेते हैं, बाकी को मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो मेरा क्या काम करेगा, सबसे पहले मैं भी यहाँ पे एक भाई रीड ओनली टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली, इसका नाम होगा आई एम्प्लॉय सर्विस, आई एम्प्लॉय सर्विस, इसको नाम देता हूँ अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या काम कर लेता हूँ, इस आई एम्प्लॉय सर्विस टाइप को पास कर देता हूँ, एंड देन पास करने के बाद मैंने इस वेरिएबल को ये वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें चाहिए थी एक कॉल जो क्या काम करेगी, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी। ठीक है, और मेथड का नाम होगा मेरा गेट ऑल या गेट एम्प्लॉयज, ये मैंने यहाँ पे मेथड का नाम दे दिया, एंड देन मेरे को इसमें कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है। और जो ये रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, जो वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो लास्ट मेथड है किसी एम्प्लॉय को ऐड करना, तो उसके लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये क्या काम करेगा, ये एम्प्लॉय टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे आए और इसका मेथड का नाम रख देते हैं हम ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वेयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय, एंड देन इसके अंदर एम्प्लॉय टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देते हैं, एंड देन जो एम्प्लॉय होगा उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे जितने भी हमारे सारे के सारे मेथड्स थे वो लिख दिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास किया, अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस डॉट ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय में हमने एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर लिया, दैट इज नॉट नल। ठीक है, कोई एरर नहीं है, वो ऐसे ही दिखा रहा था। ठीक है,
अभी एक काम और कर लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था, ऑथ कंट्रोलर पे जाते हैं। यहाँ पे जो 4 एपीआई लिखे हैं सबके पाथ सेम ही है, तो बट हर एक एपीआई का पाथ डिफरेंट होना चाहिए, तो हम उसको डिफरेंट कर देते हैं। तो जैसे कि लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पे पाथ में डाल दिया लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं असाइन रोल, नीचे की जो एपीआई है यहाँ पे डाल देते हैं ऐड यूजर, ठीक है। एंड देन जो फोर्थ वन है उसमें डाल देंगे ऐड रोल, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जो जितने भी हमारे चारों एपीआईज हैं उनके पाथ हमने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। अगर हम ये ना करते तो क्या होता, जो हमारा स्वैगर है वो ओपन ना होता, वहां पे कोई एरर दिख जाती। अब मैंने फिर से क्या काम किया, अपनी एप्लीकेशन को रन कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पे अब मेरा स्वैगर ओपन हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अभी तक देखिएगा मैंने क्या काम किया है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मैंने सिर्फ मिडलवेयर के थ्रू आपका प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, बट मैंने कहीं पे भी अभी ऑथोराइज फिल्टर का यूज नहीं किया। तो अभी मैं क्या काम कर सकता हूँ, कहीं से भी सारी की सारी एपीआईज को कॉल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले लेट से मेरे को एक यहाँ पे यूजर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूजर पे गया, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैंने नाम दे दिया निशांत, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया निशांत@gmail.com, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड दे दिया निशांत@111, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे इसने क्या काम किया, उसको यूजर को ऐड कर दिया। अब मैं क्या काम कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ऐड यूजर करने के बाद ना मैं ऐड रोल पे जाता हूँ, ठीक है। अंदर मैं 2-3 रोल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं। जो पहला रोल है उसका नाम दे देता हूँ मैं एडमिन कैन हैंडल द कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इसने क्या काम किया, एक रोल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको सेकंड यूजर पे, सेकंड रोल पे क्रिएट कर देता हूँ, सेकंड को एक यूजर रोल दे दिया, ठीक है। कैन हैंडल दी एम्प्लॉय पार्ट। अब मैं इसको क्या काम करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा इसने मेरा क्या काम किया, दूसरा रोल भी क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, असाइन रोल पे जाता हूँ, ठीक है। और जब मैं असाइन रोल पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे गया। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी दे दी, लेट से मैंने 1, और जो रोल आईडी दे देते हैं इसको मैंने दे दी 1, कि जो यूजर 1 है उसको रोल आईडी 1 असाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसने क्या काम कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लॉग इन कर लेते हैं। तो जब मैं लॉग इन पे गया, मैं इसको ट्राई इट आउट करता हूँ। तो जो मेरा यहाँ पे यूजर नेम था वो था निशान@gmail.com, एंड देन जो पासवर्ड था वो था निशान@111, ठीक है। मैं उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली कर पाया हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे मेरे को एक टोकन मिल गया। अब ये क्या होता है, हमने इस टोकन को डिकोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ JWT डिकोडर, तो आप यहाँ पे जाएंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट है आप वहाँ पे चले जाएं, जो JWT की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इस टोकन को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया तो देखिएगा इसने क्या काम कर दी, जो सब्जेक्ट था वो दे दिया, आईडी दे दी, यूजर नेम दे दिया, रोल दे दिया, क्योंकि मैंने एक ही रोल पास किया, एंड देन द रोल इज एडमिन, ठीक है। फिर उसका एक्सपायरेशन टाइम दे दिया, टिक्स में ईश्वर दे दिया, एंड ऑडियंस दे दिया। तो हम क्या काम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास आपका JWT टोकन होता है हम उसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक बार मैं आपको एम्प्लॉय ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसी एक एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे आईडी 0 है, नेम दे दिया मैंने एम्प्लॉय 1, ठीक है। कंपनी दे दी मैंने CMP1, एंड देन पोजीशन दे दी PST1, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अभी सारी की सारी एपीआई कॉल कर पा रहा था। करते हैं, हमें ऑथोराइज फिल्टर को यूज करना है। तो ऑथोराइज फिल्टर क्या काम करेगा, आपकी एपीआईज को
ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। तो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है, एंड देन आप वो टोकन पास नहीं करेंगे, ठीक है, तो तब तक आप एम्प्लॉय कंट्रोलर की एपीआई को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक जो हमारा ऑथराइज एट्रीब्यूट होता है उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जो हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है इसकी जितनी भी एपीआईज है, ठीक है, आप उसको तभी कॉल कर सकते हैं पहले जब आप एक यूजर होंगे, ठीक है, आपको लॉगिन करने टाइम एक टोकन पास होगा और वो लॉगिन टोकन जो होता है वो आप पास करेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर की एपीआई को कॉल करते हुए, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इस एपीआई को रन कर देता हूँ हम। तो अब हमारा स्वैगर ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, डायरेक्ट एक बार एम्प्लॉय एपीआई को कॉल करके देख लेते हैं, जैसा हम ऑथोराइज फिल्टर को ऐड करने से पहले कर पा रहे थे। तो देखिएगा जब मैं गेट ऑल एम्प्लॉयज करता हूँ तो इसने क्या काम किया, एरर दे दी अनऑथोराइज, ठीक है। इसका मतलब हम ऑथोराइज नहीं है एम्प्लॉय कंट्रोलर की किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए। अब हम कैसे ऑथोराइज होंगे, इसका मतलब हमें अपने आप को एक वैलिड यूजर एज अ वैलिडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई इट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया nishant@gmail.com एंड देन जो पासवर्ड था वो दे दिया मैंने यहाँ पे nishant@111। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं जब भी लॉगिन कर रहा हूँ वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ और मेरा जो क्रेडेंशियल है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे एक टोकन जनरेट होके मिल जाता है, ठीक है। अब जो टोकन मिला है, ठीक है, इस टोकन को मेरे को पास करना पड़ेगा जब भी मैं कोई एपीआई कॉल करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो एपीआई है उसको कॉल करूंगा। तो उसको एपीआई कॉल करते टाइम में क्या काम करूंगा, यहाँ पे ऑथोराइजेशन में आपको टाइप पे जाना है, टाइप सिलेक्ट करना है बियरर टोकन एंड देन यहाँ पे क्या काम करना है, आपको जो ये टोकन था ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप आए यहाँ पे जहाँ पे आपका स्वैगर ओपन था, यहाँ पे एक बार यूआरएल चेक करते हैं। तो जो हमारा यूआरएल था सेम एम्प्लॉय कंट्रोलर का एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉइज, उसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारी ये गेट एपीआई थी, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ, गेट सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या काम करता है। तो इसने हमें क्या काम कर दिया, वैलिडेट कर दिया, क्योंकि जो हमारा टोकन था वो वैलिड टोकन था और उसके अकॉर्डिंग इसने हमें वो एपीआई कॉल करने दी एंड देन हमने यहाँ पे हमें जो है वो रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि अभी हमारा एक ही एम्प्लॉय वहां पे ऐड हो रखा था एंड देन वही हमें यहाँ पे मिल गया। अब दोबारा से कोड पे चलते हैं। तो जैसे कि हमने क्या काम किया था, जो ये ऑथोराइज फिल्टर था हमने क्या काम किया था, कंट्रोलर पे ऊपर ही लगा दिया था। अगर आप इसको कंट्रोलर क्लास पे ना लगा के किसी पर्टिकुलर मेथड पे लगाना चाहे तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस एम्प्लॉय कंट्रोलर में दो मेथड है, गेट एम्प्लॉय एंड एड एम्प्लॉय। तो गेट एम्प्लॉय तो कॉल भी कर पाए, पर जो एड एम्प्लॉय मेथड है वो सिर्फ जो वैलिडेट यूजर है वही कॉल कर पाए। तो मैं इसको इस मेथड पे यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूं। अभी क्या होगा, जब भी कोई ऐड एम्प्लॉय मेथड को कॉल करेगा, इस एपीआई को कॉल करेगा, तो वो वैलिड यूजर होना चाहिए, उसके बाद ना एक वैलिड टोकन होना चाहिए, तभी वो उसको ऑथोराइज करेगा, देन इस एपीआई का रिजल्ट रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो सिर्फ कोई भी यूजर गेट एम्प्लॉयज को ही कॉल कर सकता है, ठीक है। ये तो बात हुई अभी तक ऑथेंटिकेशन की। अब बात कर लेते हैं ऑथराइजेशन की, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब है, अब मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे दो यूजर ऑलरेडी बनाए थे, एक एडमिन यूजर बना रखा है एंड देन सेकंड वन इज मैंने यूजर रोल बना रखा है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, आप यहाँ पे जो रोल चाहे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन। अब मैंने बोला है कि जिस यूजर को एडमिन का राइट होगा वही इस एपीआई को कॉल कर पाएगा। अब मैं इसको फिर से रन कर देता हूं एपीआई को। अब हमारा स्वैगर ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें फिर से क्या काम करना पड़ेगा, मैं उस एपीआई एम्प्लॉयज को गेट ऑल एम्प्लॉयज एपीआई को कॉल करके देखता हूं। तो देखिएगा क्या होगा, जब भी मैं उसको कॉल करने जाऊंगा इस बार एरर आ जाएगी और इस बार एक्सेप्शन आई अनऑथराइज, क्योंकि अभी तक मैंने उसको ऑथराइज ही नहीं किया। तो मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। तो लॉग इन करके मैं एक टोकन जनरेट कर लेता हूँ, nishant@gmail.com एंड देन पासवर्ड हो गया मेरा nishant@111। अब हम इसको टोकन को जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही टोकन मिलेगा उसको हम क्या काम करेंगे, एक बार मैं आपको उसमें वो भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा रोल है। तो हम यहाँ पे जाते हैं JWT डिकोडर में, इतना हमारा वो टोकन जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है।
अब देखते हैं कि हमारा टोकन जनरेट हो गया। हाँ, तो इस टोकन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रोल है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास निशांत के पास एक ही रोल है, दैट इज एडमिन, ठीक है। और मैंने वहां पे कौन सा रोल लगा रखा है, एडमिन रोल ही लगा रखा है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस टोकन के साथ एपीआई कॉल करके फिर से देखता हूं। तो गेट ऑल एम्प्लॉइज एपीआई में कॉल कर रहा हूं, एंड देन मैंने यहाँ पे जो वैलिड टोकन था वो पास कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूं। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 200। आप यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, जो मेरा एडमिन रोल था इसको हटा देता हूं, एंड देन इसके साथ मैं क्या काम करता हूं, इसकी जगह कोई दूसरा रोल, लेट्स से एक यूजर रोल था, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। अब निशांत के पास तो यूजर रोल नहीं है, फिर से एपीआई जनरेट करके मतलब एपीआई कॉल करके देखते हैं। तो इस बार क्या काम करेगा, आपको 403 फॉरबिडन अनऑथोराइज एरर आ जाएगी। इसका मतलब आप ऑथेंटिकेट तो कर पा रहे हैं, वैलिड यूजर तो है, बट आपके पास एडमिन रोल नहीं है। एंड देन क्योंकि आपके पास एडमिन रोल नहीं है, इसलिए आप एम्प्लॉय कंट्रोलर की जो एपीआई है उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे पहले ही लॉगिन करके टोकन को जनरेट कर ले रहा हूं, nishant@gmail.com, nishant@111 एग्जीक्यूट। अब जो हमारा टोकन जनरेट होगा उसमें तो हमारा एडमिन रोल ही है, ठीक है, हमारा यहाँ पे टोकन जनरेट हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस टोकन के साथ फिर से एपीआई कॉल करता हूँ, सेंड। तो इस बार क्या एरर आई, 403 फॉरबिडन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द रिक्वेस्ट वाज अ लीगल रिक्वेस्ट बट द सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू रेस्पॉन्ड टू इट अनलाइक अ 401 अनऑथराइज्ड रेस्पॉन्ड, ऑथेंटिकेटिंग विल मेक नो डिफरेंस, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट तो लीगल है बट सर्वर ने उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए मना कर दिया। ये एक तरीके की अनऑथोराइज्ड एरर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप वैलिड यूजर तो हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एडमिन रोल था, ठीक है, पर एम्प्लॉय कंट्रोलर की किसी भी एपीआई कॉल करने के लिए आपके पास यहाँ पे यूजर रोल होना चाहिए था, एंड देन यूजर रोल आपके पास लिए आपके पास नहीं है, तो इसलिए आप इस कंट्रोलर की किसी भी एपीआई को कॉल नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि सपोज कीजिएगा मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय कंट्रोलर की एपीआई को वो कॉल कर पाए जिसके पास यूजर रोल भी है एंड देन एडमिन रोल भी है, तो हमें ऑथराइज फिल्टर के लिए 2 रोल को पास करना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल रोल को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर किसी के पास यूजर रोल है या एडमिन रोल है, राइट, तो वो एम्प्लॉय कंट्रोलर की इन सभी एपीआई को कॉल कर पाएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर मेथड पे चाहते हैं तो आप इसको वहां पे भी रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस मेथड पे लगा दिया, तो अब इस मेथड की जो एपीआई होगी वही कॉल कर पाएगा जिसके पास यूजर या एडमिन रोल होगा, ठीक है, बाकी कोई कॉल नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी क्या हो रहा था, जब भी हम अपनी एपीआई को कॉल कर रहे थे तो हमें पोस्टमैन से कॉल करना पड़ रहा था, क्योंकि स्वैगर में अभी तक क्या था, हमें टोकन को ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम देखते हैं कि एक कोड पास करेंगे हम स्वैगर जैन में, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, जो ऑथोराइज का ऑप्शन आता है हमें वो स्वैगर पे मिल जाता है। तो हमें जब भी टोकन जनरेट करेंगे वो हम वहीं पे स्वैगर पे ही ऑथोराइज करके एक टेक्स्ट फील्ड आया था उसमें पास कर देंगे, एंड देन हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे तो वो टोकन भी हेडर में पास हो जाता है। हम क्या काम करते हैं, अपनी program.cs फाइल में जाते हैं, एंड देन program.cs फाइल में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे, एड स्वैगर जैन। तो इसकी जगह में क्या काम करता हूँ, इसको एक कोड से रिप्लेस कर देता हूँ, एंड देन फिर मैं आपको उसको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो क्या हुआ, जो एड स्वैगर जैन था इसके अंदर मैंने क्या काम किया, इस मिडलवेयर के अंदर मैंने यहाँ पे 2 मेथड पास कर दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन, इसका वर्जन V1 है, एंड देन इसका जो टाइटल है वो क्या है, माई एपीआई। तो ये क्या होता है, एपीआई वर्जनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने एक मेथड ऐड कर दिया, एड सिक्योरिटी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मेथड बताता है कि आप कौन सी सिक्योरिटी स्कीम यूज कर रहे हैं, एंड देन हमें क्या काम करना होता है, उस सिक्योरिटी स्कीम का नाम एंड देन डिस्क्रिप्शन पास करना होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो होता है ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ये क्या काम करता है, आपके कोड में जो भी आपने सिक्योरिटी स्कीम दी है उसको ग्लोबली अप्लाई कर देता है, इसका मतलब सभी एपीआई पे वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से अपनी एपीआई को यहाँ पे रन करके देखते हैं,
एंड देन जब इस बार क्या होगा, जब भी हम टोकन जनरेट करके अपनी एपीआई कॉल करेंगे तो हम पोस्टमैन से ना करके हम स्वैगर से ही करेंगे, तो वहीं पे हमारा ऑथोराइज का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारा स्वैगर ओपन हो गया, तो अगर आप देखेंगे यहां सबसे ऊपर एक ऑथोराइज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो फिर से मैं क्या काम करता हूं, इस बार एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे nishant@gmail.com एंड देन जो पासवर्ड था मेरा nishant@111, ठीक है, वो डाल देता हूँ। उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। जो मेरा टोकन जनरेट होगा उसको इस बार में यहाँ पे ऑथोराइज जो मेरा फील्ड आया उसमें मैं पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा टोकन जनरेट हो गया। यहाँ पे मैंने टोकन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ऑथोराइज में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन मैं इसको ऑथोराइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं अपनी एपीआईज में जाता हूँ। लेट्स से गेट ऑल एम्प्लॉइज की एपीआई मेरे को कॉल करनी थी। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑथोराइज एट्रीब्यूट को स्वैगर में भी एपीआई स्वैगर में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑथोराइज को अपना स्वैगर में भी यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपकी एपीआई है इसका नाम क्या है, माई एपीआई, उसकी वर्जन है इसका V1। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो में पढ़ाई की आप कैसे EF कोर एंड देन SQL सर्वर के थ्रू एक एपीआई बनाएंगे। ठीक है, उसमें कैसे आप JWT ऑथेंटिकेशन का एंड देन ऑथोराइजेशन का यूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का जो भी हमने कोडिंग किया है वो पूरा का पूरा गिटहब पे एज अ प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा एंड देन उसका जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको कोड देखना है तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।